नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला आज पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल पर मोहर लगाते नजर आए। दोनों नेताओं ने पंजाब कांग्रेस भवन में संयुक्त तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल की बातों को दोहराया, जिस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सहमति भी जताई। साहब ਇਹਦਾ मैं जवाब बड़े क्लीयरली दे चुके हाँ कि ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ किसान की पीड़ा को हमेशा महसूस करती है। ये जी तुम फूड सिक्योरिटी की गल करते हो, PDS जोड़ा इन्होंने 70 करोड़ तो अज 40 करोड़ करता बगैर आंकड़े दसे, ये कांग्रेस लैके आई। फूड सिक्योरिटी के अलावा अगर तुम देखो किनिया चीज़ा कांग्रेस लैके आई भाई। MSP लिया वाला कौन सी? MSP कांग्रेस लैके आई। MSP के अलावा अगर तुम देखो FCI जितों प्रोक्योरमेंट होती है और किसान को सारे फायदे आते हैं, वो भी कांग्रेस लैके। अगर किसी ने अज तक किसी किसान का कर्जा माफ किया, गल्लां तो लोगों ने बड़ियां कीतियां, ते 72,000 करोड़ रुपया सरदार मनमोहन सिंह ने माफ किया, और उस तो बाद भी अगर माफ पूरा नहीं होया, इंटेंट जिन्नी भी सी वो की। हालांकि मैं इस गल नूं मनदा कि बंदे नूं चादर देख के पैर पसारना चाहिए। इस करके मैं जदों दा उस सरकार का हिस्सा सीगा, मैं सत्ता नहीं मानी, मैं यही सवाल करता रहा कि इनकम कित्थों आएगी। और अज पंजाब मॉडल सब तो पहला सोल्यूशन ये दिंदा है कि असी माफिया मार के, माफिया नक्शे तो मिटा के असी एक ऐसा राज कायम करना चाहते हैं कि 25-30 हज़ार करोड़, ये 17-18 हज़ार करोड़ रुपए टैक्स कंप्लायंस का, इस 50,000 करोड़ नूं सेंटर दी स्कीमां च जाके डबल करके लोगों की ताकत, लोगों को मोड़िए हिस्सेदार बना के शेर। ईडी की रेट पे मैं और सिद्धू साहब चर्चा कर रहे थे। अब ईडी का नया नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट, और वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है आदरणीय मित्र, 2,000 हों, 10,000 हों, 10 करोड़ हों, सवाल बड़ा सीधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के किसी भतीजे या रिश्तेदार का किसी दर्ज मुकदमे से कोई रास्ता नहीं। हम सब जानते हैं ये एक मॉडल है जो नरेंद्र मोदी मॉडल, इसे मोदी मॉडल कहते हैं। कई बार आप पत्रकारों पर भी हो चुकी, अगर आप सही खबर नहीं चलाएंगे तो आप भी याद रखिए, नंबर आपका भी है। 3 चैनल्स पर रेड हो चुकी ईडी की, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं दिला दूं। 3 टेलीविजन चैनल्स पर ईडी की रेड हो गई है, 2 टेलीविजन चैनलों के मालिकों पर ईडी की रेड हो गई है, और बहुत जल्दी खबर आएगी कि एक टेलीविजन प्रोमिनेंट जो राष्ट्रीय चैनल है उनके मालिक की कुर्की होने वाली है। तो आदरणीय मित्र, ये प्रजातंत्र का नया मॉडल है बीजेपी का, इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉडल कहते हैं हम चुनाव के समय। लुधियाना के रियाती क्षेत्र की विधानसभा मुल्लापुर दाखा से कांग्रेस ने कैप्टन संदीप संधू को टिकट दी है। इस मौके पर न्यूज इंडिया की टीम ने संदीप संधू से खास बातचीत की। दोस्तों, जैसे जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव आयुक्त ने 14 फरवरी का एक दिन नियुक्त किया है पंजाब के लिए। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अलग अलग चरणों में हो रहे हैं, लेकिन पंजाब की बात करें, पंजाब का चुनाव एक ही चरण में समाप्त किया जा रहा है। पंजाब के चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेटों को अपनी अपने विधानसभा से टिकट देके उतार रही है। बिल्कुल जी, अभी हाल ही में टिकट आई है कांग्रेस की, और कांग्रेस का देहाती क्षेत्र पड़ता है दाका विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से टिकट दी है कैप्टन संदीप संधू जी को। बिल्कुल जी, तो टिकट आपको दोबारा रिपीट हुई है, क्या मुद्दे हैं आप लेके जो आम वोटरों के पास जा रहे हो? ये पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऊपर वाले का, भगवान का, ईश्वर का, कि उनकी मेरे पे मेहर हुई है। उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अजय माकन जी,
हरीश चौधरी जी, सर नवजोत सिंह सिद्धू जी, हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनका एक साइड मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी साइड मैं ईश्वर के आगे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी मेरे को दोबारा दी गई है यहाँ से टिकट सौंप के, मैं जितना भी मैं 2.5 साल में यहाँ पे रहा हूँ इलेक्शन हारने के बाद भी, और अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है, लेकिन ये मेहनत मेरे कहने से नहीं, लोगों की ज़ुबान से जब ये बात आएगी मैं तभी उसको मानूंगा। सो जो मैंने 2.5 साल में मैंने जो काम थे यहाँ पे या जो होने वाले थे, मैंने वो लोगों के सामने रखे हैं, और वही चीज़ को मैं आगे लेके जाऊँगा कि मैं एक हारा हुआ यहाँ से सेवक था, मैं इलेक्शन जीता हुआ नहीं था, इलेक्शन हारा था, और दूसरी साइड आपके पास हल्के के विधायक थे। तो 2.5 साल में आपकी जो तराजू है उसमें दोनों को तोल दीजिए, और जो सही होगा उसको वोट। पिछले कि आप वोटरों के पास अपने विकास को लेके जाओगे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को? मैंने 2.5 साल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की नहीं साहब, मैंने सिर्फ सुना है, और मैं 2.5 साल आगे ही लेके जाऊंगा जो मैंने काम किया। धन्यवाद, आपने हमसे बात की। बिल्कुल भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं विकास की राजनीति को लेके आगे जाऊंगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेके नहीं होगा। अब दाखा की जनता क्या फतवा जारी करती है ये तो 2022 के बाद पता ही लगेगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 पार्षद शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में विकास करने के बजाय फार्म हाउस में आराम किया, और अब चरणजीत चन्नी कुर्सी का आनंद ले रहे हैं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨਰੂਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ MC, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਂ ਭਗਤ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 3 ਬੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ 3 ਬੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ 3 ਬੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल लुधियाना के DMC हॉस्पिटल पहुंचे, अस्पताल में अपना चेकअप कराया। पिछले कई दिनों से प्रकाश सिंह बादल की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके कारण वो अस्पताल अपना चेकअप कराने के लिए गए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अमृतसर पुलिस पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। एंट्री पॉइंट इंडिया गेट पर पुलिस नाकेबंदी कर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता सरवन रंधावा की रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर सख्ती पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, और इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर के एंट्रेंस पॉइंट इंडिया गेट के समीप, जहां पे आप देख रहे हैं कि वाहनों को रोककर उनकी बारीकी के साथ जांच की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसा गलत अंसर शहर के अंदर दाखिल होकर किसी घटना को अंजाम ना दे सके। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये अटारी वाघा सरहद की तरफ से आता है, और अमृतसर का ये मेन एंट्रेंस पॉइंट माना जाता है इंडिया गेट। यही इसी मार्ग से होकर ही दिल्ली लाहौर, जो ये जो मार्ग इस वक्त हम खड़े हैं, और इसी मार्ग से होकर ही दिल्ली लाहौर बस जो है अटारी वाघा
सरहद की तरफ जाती है और इसी सड़क पर जो अमृतसर का जो मेन एंट्रेंस पॉइंट इंडिया गेट है उसको वहाँ पर नाकाबंदी करके अमृतसर पुलिस की ओर से नाकाबंदी करके चेकिंग जो की जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन पर बारीकी से पुलिस की नज़र रखी जा रही है और जो वाहन के अंदर चालक हैं या और लोग मौजूद हैं उनके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गलत अंसर है जो शहर के अंदर दाखिल होकर किसी घटना को अंजाम ना दे सके। आप देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से किस प्रकार इस चेकिंग को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हर गाड़ी के अंदर पड़े हुए सामान की जो बारीकी के साथ जांच की जा रही है ताकि कोई भी ऐसा सामान शहर के अंदर दाखिल हो ना जाए जिसकी वजह से जो शहर का माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाए, क्योंकि सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है अटारी वाघा सरहद। पिछले कुछ समय से बात की जाए तो यहाँ काफ़ी टिफ़िन बम बरामद हुए भारी मात्रा में। इसके अलावा अभी पिछले दिनों से IED जो विस्फोटक बरामद किया गया है अटारी गांव सरहद के पास जो धनोई कला गांव है वहाँ से जो IED बरामद किया गया 5 किलो के करीब, उसी चीज़ को लेकर जो अमृतसर पुलिस को अलर्ट पर रखा हुआ है और बारीकी के साथ जो है जाँच की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस के साथ साथ इस वक्त स्पेशल कमांडो फोर्स या CRPF के जवान जो तैनात किए गए हैं चोन कमीशन की तरफ से, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वाहनों की जांच के अलावा इलाके के घर को भी जो घर है उनको भी छाना जा रहा है। इसके अलावा जो घर में मेहमान आए हुए हैं उनके भी ID कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा अंसर शहर में छुपकर किसी गलत वारदात को अंजाम ना दे सके जिससे शहर की शांति जो है भंग हो जाए। मैं सरवन सिंह रंधावा अपने कैमरामैन साथी करणजीत सिंह के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अमृतसर साहिब से। अभी रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के गोवा से CM उम्मीदवार। अमित पालेकर ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है और अमित पालेकर से बेहतर गोवा के लिए कोई और चेहरा नहीं हो सकता। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही जिस दौरान उन्होंने अमित पालेकर का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अनाउंस किया। आज आम आदमी पार्टी ने गोवा में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित किया जिसमें भंडारी समाज से आने वाले अमित पालेकर का नाम सामने आया। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का CM चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज ही आम आदमी पार्टी ने CM फेस का अनाउंसमेंट भी किया और इसके साथ ही पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। खबर जयपुर के गंगानगर से है जहां राय सिंह नगर पर 75 साल के सिख की पगड़ी उतारकर सड़क पर फेंकने के मामले में सिख समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिख दर्जी को बालों से पकड़कर घसीटने का यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर सिख समाज में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है और साथ ही अमृतसर गोल्डन टेम्पल सिखों की शिरोमणि कमेटी तक ये वीडियो पहुंचाया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से आ रही है। यात्रियों से भरी मिनी बस पलट गई है। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है। करीब 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विश्वकर्मा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है। जयपुर से ये बड़ी खबर,
मिनी बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत, 6 घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कश्मीर घाटी में सुबह से हो रही बर्फबारी। मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका पहले ही जता दी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर घाटी में सुबह से ही लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना पहले ही जता दी थी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ये बर्फबारी की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी। मौसम में गिरावट आने के बाद वादी कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने जो है आप तक महकमे मौसमियात की पेशन गोई पहुंचाई थी कि 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के शाम तक, यानी आज शाम तक किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है और इसका असर जो है आज देखा जा रहा है। ज़मीनी इलाकों के साथ साथ बलाई इलाके जो है इसकी लपेट में आ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपोरा और जो है हंदवारा इलाकों में और जो खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं उनमें बर्फबारी जो है देखी जा रही है। साउथ कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी इसका असर जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की सी बर्फबारी सुबह सवेरे से ही स्टार्ट हो चुकी है और जो है अगर ये देर आज दोपहर तक रही तो इसके साथ साथ ही हवाई ट्रैफिक और ज़मीनी ट्रैफिक जो है मुतासर हो सकती है। हालांकि आज शाम तक ये बर्फबारी हो सकती है जहाँ तक कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई का ताल्लुक है। फिलहाल कश्मीर वादी में बिल्कुल कड़ाके की सर्दी फैली हुई है। लोग अपने ही घरों में ही अभी सीमित है, क्योंकि आप जो हमारे पीछे देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। लोग जो है अंदर ही रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी के वजह से जो है उनको कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी को लेकर श्रीनगर से संवाददाता एजाज डार ने जायजा लिया था, जिसके बाद अब खबरों में आगे रुख करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि दीवार बनाते समय दोनों पक्षों के बीच ये तनाव हुआ। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, जिसमें एक दूसरे पर ईंट फेंकी गई है। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में ये विवाद हुआ। हिमाचल में बीते कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसकी वजह से जनजातीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बीच हिमाचल सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसको पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भरमौर से 40 किलोमीटर बर्फ में पैदल चलकर तय कर बच्चों का टीकाकरण कर रही है। और बुलेटिन में अब बात उस तानाशाह की जो सोचते जागते बस मिसाइल का सपना देखता है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग, उनका मिसाइल शौक फिर से जाग उठा है और नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने आज फिर से मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में बड़ी मुश्किल से बात बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से किम जोंग उनकी मिसाइल सनक बढ़ी है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में तकरार अभी और भी बढ़ सकती है। तानाशाह की मिसाइल वाली सनक, किम जोंग की मिसाइल सनक से अमेरिका में दहशत। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को एक और मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया है।
किम जोंग उन की सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया कि मंगलवार को टेस्ट फायर की गई मिसाइल किस तरह की थी, लेकिन किम लगातार नॉर्थ कोरिया की शक्ति में इजाफा कर रहा है, जिससे हलचल तेज है। नॉर्थ कोरिया ने इसके पहले 2 हाइपरसोनिक और 1 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद तानाशाह किम जोंग के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा पर पूरा अधिकार है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि उसके पास पहले से एटमी ताकत मौजूद है। वो अब तक 6 एटमी टेस्ट कर चुका है। पिछले महीने किम ने पार्टी की एक अहम मीटिंग की थी। इसमें उसने कहा था कि तमाम मुश्किलों के बावजूद नॉर्थ कोरिया हथियारों का टेस्ट करता रहेगा। किम ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया को दुश्मनों से निपटने के लिए मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी होगी और ये काम किसी दबाव में नहीं किया जाएगा। इसके बाद उसने 2 हाइपरसोनिक और 1 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था। मंगलवार को किए गए मिसाइल टेस्ट को नॉर्थ कोरिया ने कामयाब बताया है। साउथ कोरिया ने सोमवार को कहा था कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट किए गए हैं। ये टेस्ट प्योंगयांग से 380 किलोमीटर दूर किसी लोकेशन पर किए गए हैं। जापान के डिफेंस मिनिस्टर नोबुओ किशी ने भी मंगलवार को माना कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा है। इन मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी अहम है। अगले महीने चीन में विंटर ओलंपिक्स होने हैं और मार्च में साउथ कोरिया में जनरल इलेक्शन है। माना जाता है कि चीन ही इकलौता ऐसा मुल्क है जो नॉर्थ कोरिया को हर तरह की मदद करता है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर लारा ग्रेगो के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलें उतनी भी खतरनाक नहीं है जितनी बताई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रफ्तार और दूरी इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। लारा के मुताबिक इन मिसाइलों से रोशनी और गर्मी निकलती है। अमेरिका और रूस के पास इंफ्रारेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। ये मिसाइल से निकलने वाली गर्मी से उसे डिटेक्ट कर लेती है। दूसरी बात, टारगेट पर पहुंचने से पहले इसकी रफ्तार काफी कम हो जाती है, तब भी इन्हें डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इंफ्रारेड टेक्निक के जरिए इनका रास्ता पता किया जा सकता है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में बड़ी मुश्किल से बात बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से किम जोंग उन की मिसाइल सनक बढ़ी है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में तकरार और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।